वेल्डिंग। शायद लगता हो कि यह बस धातुओं को आपस में जोड़ने का एक इंडस्ट्रियल तरीका है, लेकिन उस चमकदार चिंगारी के अंदर फिजिक्स की एक पूरी छिपी हुई दुनिया है। आज हम उसी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं। हम सबने वेल्डिंग की वो तेज चमक देखी है ना? पर असली सवाल तो ये है, उस रोशनी के अंदर पिघले हुए मेटल की उस नन्ही सी बूंद में असल में हो क्या रहा है? वो पिघले हुए धातु की बूंद कोई शांत तालाब नहीं है। जरा सोचिए कि वो एक छोटा उथल-पुथल से भरा महासागर है जिसे कुछ बहुत ही शक्तिशाली अनदेखी ताकतें कंट्रोल कर रही हैं। चलिए इन्हीं ताकतों को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उस पिघले हुए पोखर, जिसे वेल्ड पूल कहते हैं, उसके अंदर आखिर क्या हलचल मची होती है। हमें लग सकता है कि धातु बस पिघलती है और फिर जम जाती है, लेकिन हकीकत में पूल के अंदर का लिक्विड मेटल एक बवंडर की तरह होता है जो लगातार एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न में घूमता रहता है। इस हलचल के पीछे की जो मेन पावर है उसे कहते हैं मारंगोनी संवहन। इसे आसान भाषा में ऐसे समझते हैं, जैसे गर्म हवा ठंडी जगह की तरफ बहती है, वैसे ही इस पिघले हुए मेटल में सतह का तनाव तापमान के साथ बदलता है और इसी बदलाव से मेटल के अंदर शक्तिशाली धाराएं पैदा होती हैं। और ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव है। जैसा कि टी ब्रॉय की रिसर्च पर आधारित ये स्लाइड दिखाती है, अगर लोहा एकदम शुद्ध है तो लिक्विड गर्म सेंटर से बाहर की ओर बहेगा, जिससे एक चौड़ा और उथला वेल्ड बनेगा। लेकिन सिर्फ 0.03% ऑक्सीजन मिलाने से पूरी कहानी पलट जाती है। बहाव उल्टा हो जाता है, लिक्विड अंदर की ओर खींचने लगता है और एक गहरा मजबूत वेल्ड बनता है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? ये कि बस जरा सी मिलावट, इतनी सी कि उसे मापना भी मुश्किल हो, ये पूरी तरह से तय कर सकती है कि वेल्ड मजबूत और गहरा होगा या कमजोर और उथला। ये है फिजिक्स का कमाल, बिल्कुल सूक्ष्म स्तर पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिक्विड का बहना ही इकलौती अनदेखी ताकत नहीं है। इस प्रक्रिया को चलाने वाले कुछ और भी छिपे हुए ड्राइवर हैं। वेल्डिंग में तापमान इतना ज्यादा होता है कि धातु सिर्फ पिघलती नहीं बल्कि उबलने लगती है और भाप में बदलने लगती है, और ये वाष्पीकरण अपने साथ एक और शक्तिशाली फोर्स लेकर आता है। जैसे ही ये मेटल की भाप सतह से ऊपर की ओर निकलती है, न्यूटन का तीसरा नियम काम करने लगता है। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है ना? तो ये भाप पिघले हुए लिक्विड पर नीचे की ओर एक जोरदार रिकॉइल फोर्स यानी एक धक्का डालती है। और अगर ये धक्का बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? जैसा कि एस बसु और टी डेब्रॉय बताते हैं, यदि वाष्प प्रतिक्षेप बल सतह तनाव बल पर हावी हो जाता है तो पिघला हुआ धातु गुहा से बाहर निकाल दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो धातु के छींटे उड़ने लगते हैं और सारा वेल्ड खराब हो जाता है। ये वाकई एक बहुत ही नाजुक संतुलन का खेल है। चलिए, अब हमने पिघली हुई अवस्था को तो समझ लिया है, तो अब उस पल की बात करते हैं जब ये लिक्विड मेटल एक ठोस आकार में जमता है। तब क्या होता है? जब धातु जमता है तो वो डेंड्राइट नाम के छोटे छोटे पेड़ जैसे क्रिस्टल बनाता है। इनको आप एक तरह से धातु का एक छोटा सा जंगल समझ सकते हैं, और किसी भी वेल्ड की आखिरी मजबूती पूरी तरह से इसी जंगल की बनावट पर निर्भर करती है। और ये सूक्ष्म पेड़ कैसे उगेंगे, ये कोई तुक्का नहीं है। इसका राज लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक चीज में छिपा है: पिघला हुआ मेटल कितनी तेजी से ठंडा हो रहा है। डब्ल्यू कर्स की रिसर्च पर आधारित ये टेबल इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा बाईं ओर देखिए। जब वेल्डिंग की स्पीड धीमी होती है तो कूलिंग रेट कम होता है और डेंड्राइट की शाखाएं मोटी और दूर दूर होती हैं। लेकिन जैसे ही वेल्डिंग की स्पीड तेज की जाती है, कूलिंग रेट बढ़ जाता है, जिससे बहुत ही महीन बारीकी से बुनी हुई शाखाएं बनती हैं जो वेल्ड को कहीं ज्यादा मजबूती देती हैं। पर रुकिए, जमने की इस प्रक्रिया में एक और कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म लड़ाई भी चल रही होती है, खासकर जब बात स्टील की हो। जब स्टील जमता है ना, तो वो बस एक तरह के क्रिस्टल में नहीं बदलता। असल में दो अलग अलग तरह की क्रिस्टल संरचनाएं हैं जो बनने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करती हैं। और कौन सी संरचना ये लड़ाई जीतती है, ये बहुत मायने रखता है। एक तरफ है फेराइट। ये एक मजबूत संरचना है जिसमें दरारें आसानी से नहीं पड़ती। दूसरी तरफ है ऑस्टेनाइट, जिसमें दरार पड़ने की संभावना ज्यादा होती है और जो कमजोर पॉइंट बना सकती है। जाहिर है, हर कोई हमेशा फेराइट ही बनाना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि इस सूक्ष्म लड़ाई का विजेता कौन होता है, और क्या नतीजा हमेशा वैसा ही होता है जैसा हम चाहते हैं? मॉडलिंग से जो जवाब मिलता है वो बड़ा दिलचस्प है। विजेता स्पीड पर निर्भर करता है।
अगर वेल्डिंग बहुत ज्यादा तेजी से की जाए तो यह स्टील को अनचाही ऑस्टेनाइट संरचना में जमने के लिए मजबूर कर सकती है, भले ही केमिस्ट्री के हिसाब से उसे फेराइट बनना चाहिए था। ये एक ऐसी रेस है जिससे ऑस्टेनाइट जीत सकता है अगर रफ्तार बहुत ज्यादा हो। तो हमने लिक्विड के बहाव को देखा, वाष्पीकरण को समझा और क्रिस्टल की लड़ाई भी देख ली। अब इन सब हिस्सों को जोड़कर देखते हैं कि मॉडलिंग आखिर इतनी कमाल की चीज क्यों है। आज के दौर में गणितीय मॉडलिंग की ताकत हमें इस पूरी अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया को लिक्विड की हलचल से लेकर क्रिस्टल की लड़ाई तक एक भी वेल्ड बनाने से पहले कंप्यूटर पर सिमुलेट करने की सुविधा देती है। तो इससे होता क्या है? अरे, इससे हम वेल्ड के आकार की भविष्यवाणी कर सकते हैं, अंदर की क्रिस्टल संरचना को कंट्रोल कर सकते हैं, कमजोरियों को बनने से रोक सकते हैं और पूरी प्रक्रिया को एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। और अंत में ये उन पुलों, पाइपलाइनों और विमानों की सुरक्षा पक्की करता है जिन पर हमारी जानें निर्भर करती हैं। तो अगली बार जब किसी मेटल पर एक वेल्ड नजर आए तो क्या वो सिर्फ एक जोड़ दिखेगा या फिर उसके अंदर एक जमा हुआ अशांत महासागर, सूक्ष्म पेड़ों का एक जंगल और एक सूक्ष्म लड़ाई का नतीजा दिखेगा? ये सिर्फ वेल्डिंग नहीं है, ये तो अप्लाइड फिजिक्स की एक जीती जागती मिसाल है।